हेलो, नमस्कार दोस्तों। नाउ द टेक्स यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हु कैन फाइल आईटीआर आफ्टर द फर्म डिसॉल्व और बिजनेस डिसकंटिन्यूएशन, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके बारे में। यदि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है या वो अपना बिजनेस करना बंद कर देती है, तो उस केस में उस फर्म की असेसमेंट कैसे होगी, उसका जो आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न्स, जब तक वो बिजनेस कर रही थी करंट असेसमेंट ईयर का, तो वो कैसे फाइल किया जाएगा। तो उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमने आज का वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ने यदि हमारा यूट्यूब चैनल नाउ द टैक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आइएगा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जो फर्म का डिसॉल्व हो जाती है या अपना बिजनेस करना वो बंद कर देती है, तो उस केस में उस फर्म की जब तक वो जिंदा थी तब तक उसकी आईटीआर फाइल कैसे होगी, उसकी रिटर्न कौन फाइल करेगा। तो उससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो हमने नोट डाउन किए हैं। सेक्शन 184 असेसमेंट ऑफ फर्म का सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन 189 फर्म डिसॉल्व और बिजनेस डिसकंटिन्यूएशन का सेक्शन है। सेक्शन 159 जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने का सेक्शन है कि कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसी क्या लायबिलिटी होगी। उसके बाद रूल है इससे रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म। ठीक है, तो इन सभी सेक्शंस में मैं केवल डिसोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। हमने पूरा सेक्शन आपके लिए इस प्रेजेंटेशन में बनाया है। यदि आप पूरे सेक्शन को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और जो भी इससे रिलेटेड रूल है वो भी हमने पूरा का पूरा इसमें राइट डाउन किया है। तो उसको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो आइएगा देखते हैं सबसे पहला सेक्शन, असेसमेंट एज ए फर्म, यानी कि फर्म की असेसमेंट कैसे होगी। तो दोस्तों, जो फर्म की असेसमेंट है उसके लिए सेक्शन 184 है, और 184 सेक्शन क्या कहता है एक बार देखते हैं। ए फर्म शैल बी असेस्ड एज ए फर्म फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इफ द पार्टनरशिप is evidenced by an instrument and the individual share of the partner are specified in that instrument। यानी जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपने बना रखी है, और उस पार्टनरशिप फर्म की जो पार्टनरशिप डीड है वो आपने बनाई हुई है एज ए इंस्ट्रूमेंट, वो और वो आपके पास एविडेंस में है। और उस डीड के अंदर जितने भी पार्टनर हैं उनका शेयर स्पेसिफाइड है। तो आप की जो फर्म है उसकी एज ए फर्म असेसमेंट होगी, अदरवाइज उसकी असेसमेंट एज ए फर्म न होके एज ए ओपी हो जाएगी या फिर और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगी। तो एज ए फर्म उसकी असेसमेंट नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, सेक्शन 2 क्या कहता है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड रेफर टू इन सब सेक्शन 1 सेल अकाउंट इन द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स of the previous relevant assessment year to the assessment year commencement on or after 1 अप्रैल 1993 in respect of which assessment as a first फर्म इज फर्स्ट सोट। यानी कि जब पहली बार किसी फर्म की असेसमेंट हो रही है तो उस फर्म की जो भी हम रिटर्न फाइल करेंगे 1 अप्रैल 1993 के ईयर के बाद, तो उस रिटर्न के साथ एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड आपने सबमिट करनी होगी। अब एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन बोलती है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन द कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट और पार्टनरशिप डीड शैल बी सर्टिफाइड इन रिटर्न इन राइटिंग बाय ऑल पार्टनर। यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है जो जिसके बारे में हमने अभी ऊपर बात की है, तो वो सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन होनी चाहिए, नॉट बीइंग ए माइनर। यानी कि जितने भी अडल्ट पार्टनर हैं तो उन सब के द्वारा वह डीड साइन होनी चाहिए। और
or where the return is made आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद जो हम रिटर्न बनाएंगे उस फर्म की, बाय ऑल पर्सन नॉट बीइंग माइनर हु वर पार्टनर इन द फर्म immediately before its discontinuation यानी कि dissolution, and by the legal representative of any such partner who is डिसीज्ड, यानी कि जो पार्टनर एक्सपायर हो गया है उसका लीगल हायरर, और जब भी फर्म हमने बंद की है, उसका डिसोल्यूशन किया है, उसके तुरंत बाद, उससे तुरंत पहले जितने भी पार्टनर थे उस फर्म के, उन सब के द्वारा उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो साइन की जाएगी। ठीक है, यह लिखता है कि वेयर द रिटर्न इज मेड आफ्टर द डिसोल्यूशन, यानी कि डिसोल्यूशन के बाद जो रिटर्न बनाई जाती है वो उस फर्म के सभी पार्टनर के द्वारा साइन की जाएगी, यानी कि सभी पार्टनर उस पर साइन करेंगे। इसके बाद ये तो था असेसमेंट के लिए। अब उसके बाद जो है फर्म डिसोल्व और बिजनेस डिसकंटिन्यूएशन हुआ, तो इसके लिए सेक्शन 189 है जिसके बारे में बताया गया है कि कब क्या होगा, कैसे होगा। तो इसको देखते ध्यान से। वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट owned by a firm has been discontinued or where a firm is dissolved, the income tax officer shall make an assessment of the total income of the firm as if no such discontinuation or dissolution take place, and all the provision of this act, including the provisions relating to levy of a penalty or any other sum chargeable under any provision of this act, shall apply so far as may be such assessment। यानी कि क्या कहता है कि जब भी किसी फर्म का डिसोल्यूशन होगा या उसने अपना बिजनेस जो है करना बंद कर दिया, उस केस में उस ईयर की जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो असेसमेंट करेगा, और जो भी प्रोविजन है इनकम टैक्स के बेशक से फर्म बंद हो गई है तो उसके जो भी प्रोविजन है, चाहे वो पेनल्टी के हैं या इनकम टैक्स की चार्जेबिलिटी के हैं, वो सारे के सारे उस पर अप्लीकेबल होंगे, किस पर, फर्म पर अप्लीकेबल होंगे। अब उसके बाद क्या कहता है, तो जो ये है सेकंड सेक्शन 189 का सब सेक्शन 2, विदाउट प्रेजुडिकेशन टू जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग सब सेक्शन, इफ द इनकम टैक्स ऑफिसर और appellant assistant commissioner in the course of any proceeding under this act or in respect of any such firm as if referred to in that subsection is satisfied that the firm was guilty of any of the acts specified in chapter 21, he may impose or direct the impose of penalty in accordance with the provision of this chapter। यानी कि बेशक से वो उस फर्म का डिसॉल्व हो गया है, यदि अपीलेंट अथॉरिटी को या आईटीओ को लगता है कि उस फर्म ने चैप्टर 21 की कोई वायलेशन की है या वो इस चैप्टर के अंदर कोई पेनल्टी इम्पोज करना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो वो सब कर सकते हैं। यानी कि उस फर्म पर बेशक से उसका डिसोल्यूशन हो गया है तो उस पर वो सारे के सारे पेनल्टी के प्रोविजन, टैक्स के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। तो इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए सब सेक्शन 3 है ऑफ सेक्शन 189 का, एवरी पर्सन हु वाज एट द टाइम ऑफ सच डिसकंटिन्यूएशन और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है, एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी सच पर्सन हु इज डिसीज्ड, यदि कोई एक्सपायर हो गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यदि कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव shall be jointly and severally liable for the amount of tax, penalty or both sum payable, and all the provision of this act so far as may shall apply to any such assessment or
imposition of penalty or any other sum। ये क्या कहता है, यदि कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है, उसने अपना बिजनेस करना बंद कर दिया है, तो उस पर उस टाइम पर जिस टाइम पर डिसॉल्व हुई उससे पहले जितने भी पार्टनर्स थे उन पर यदि कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया तो उसके लीगल हायर पर इनकम टैक्स के सभी प्रोविजन ज्वाइंटली और सेवरली मतलब इंडिविजुअली अप्लीकेबल होंगे, चाहे वो असेसमेंट से रिलेटेड हो फर्म के या कि टैक्स से रिलेटेड हो या पेनल्टी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये प्रोविजन उस पर अप्लीकेबल हो जाएंगे बेशक से फर्म बंद हो गई है। किस पर अप्लीकेबल होंगे? सभी पार्टनर्स पर, या जो पार्टनर एक्सपायर हो गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर। यानी कि जो भी काम अब होगा फर्म बंद होने के बाद इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत फर्म से रिलेटेड, तो वो पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी उसकी रिटर्न फाइल करने की, उस पर जो भी असेसमेंट चल रही है या असेसमेंट होगी उस फर्म की, उन सबको एसेट्स करवाने की। अब नेक्स्ट सब सेक्शन क्या कहता है? वेयर सच डिसकंटिन्यूएशन और डिसोल्यूशन टेक प्लेस आफ्टर एनी proceeding in respect of an assessment year commencement, the proceeding may be continue against the person referred to in subsection 3। ये क्या कहते हैं कि यदि फर्म डिसॉल्व हो जाती है और उस पर कोई भी असेसमेंट चल रही है या चलेगी, चाहे वो अपील हो या असेसमेंट हो, कोई भी चीज हो, कोई भी प्रोसीडिंग हो इनकम टैक्स की, तो वो उस पर्सन पर अप्लाई चलेगी जो पर्सन सब सेक्शन 3 में स्पेसिफाई किया गया है। पर्सन कौन स्पेसिफाई है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 189 में? एवरी पार्टनर या जो पार्टनर एक्सपायर हो गया है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उनके उस फर्म के पार्टनर्स पर जो सारी की सारी अप्लीकेबिलिटी हो जाएगी उस फर्म की असेसमेंट करवाने की या फिर जो अपील है उन अपील को फॉलो करने की। उसके बाद है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ 159। जो 159 का लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जो सेक्शन 6 है उसका इन पर कोई इस सेक्शन पर या इन एसएससीज पर जो भी असेसमेंट जो एसएससी डिफाइन है 189 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत, यानी कि फर्म के पार्टनर और कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जो सेक्शन 159 है उसका सब सेक्शन 6 क्या कहता है? वो लायबिलिटी फिक्स करता है। किसकी लायबिलिटी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव की क्या लायबिलिटी है? तो वो क्या कहता है? द लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर दिस सेक्शन शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू विच द स्टेट इज कैपेबल ऑफ मीनिंग द लायबिलिटी। यानी कि जो भी व्यक्ति इसके अंतर्गत क्या है सेक्शन सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 में ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, यदि कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, डिजीज कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत जो लीगल हायरर को उससे जो भी एसेट्स मिलती हैं तो उन एसेट्स को सेल करके जितनी भी रिकवरी होती है तो वो केवल उस रिकवरी के एक्सटेंट तक, यानी कि जितने भी पैसे उसने एज ए लीगल हायरर मिले हैं डिसीज्ड पर्सन से, तो उसके जो डिसीज्ड पर्सन का जो टैक्स है उसकी पेमेंट की जो लायबिलिटी है केवल उसी अमाउंट तक है जितने की वर्थ की उसने वो एसेट्स ली हैं या मिले हैं। तो ये जो सेक्शन सब सेक्शन 4 है वो यही कह रहा है एवरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी पर्सनली लायबल फॉर एनी tax payable by him in his capacity as a legal representative if while his liability for tax remaining undischarged he create a change own or dispose of or part with any assets of the estate of the deceased। यानी कि जो डिसीज पर्सन है उसकी जो एसेट्स मिली हैं उनसे जो पैसा मिलेगा और जितना मिलेगा केवल उसी पैसे तक उसकी लायबिलिटी है। विच आर इन और मे कम इनटू हिज पोजेशन बट सच लायबिलिटी शैल बी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द एसेट्स सो चार्ज डिस्पोज ऑफ और पार्टेड विद। यानी कि
जो भी एसेट्स उसे मिली है, चाहे उसने वो बेच के उससे उससे पैसा ले लिया या उसने अपने पास रखी, वो किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ करी, उसी अमाउंट तक उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो लाइबिलिटी बनेगी वो केवल उसी अमाउंट तक एक्सटेंड रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में उस पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि सेक्शन 189 जो डिजोल्यूशन का जो सेक्शन है उसका सब सेक्शन 5 है, ये कह देता है कि जो सेक्शन 159 सब सेक्शन 6 इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। जो भी असेसमेंट होगी, जितना भी टैक्स ड्यू निकलेगा, तो जो भी उसका पार्टनर है उस टाइम पर उस फर्म का, वो ज्वाइंटली सेवरली लाइबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ सच टैक्स पेनल्टी और फाइन। तो इसके लिए इसके बाद एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म है। इसमें जो भी फर्म में चेंजेस होते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन जो है वो आईटीओ को सबमिट की जाती है। ये जो इंफॉर्मेशन है पहले फॉर्म नंबर 11 या 11A के अंतर्गत फॉर्मेट में सबमिट की जाती थी। यदि किसी फर्म में चेंज हुआ है, कोई भी किसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से अलग कोई चेंज हुआ है, तो उसकी इंफॉर्मेशन पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हुई एंड और कुछ चेंज हुआ है, तो उसकी इंफॉर्मेशन फॉर्म 11 में दी जाती थी। और पार्टनर्स चेंज हुआ है, रेशो चेंज हुई है, तो उसकी इंफॉर्मेशन फॉर्म 11A में दी जाती थी। अब ये जो फॉर्म है, ये जो फाइनेंस एक्ट जो अपना 2021 था, जो 29/7/2021 को आया था, ये दोनों फॉर्म उन्होंने डिलीट कर दिए, ओमिट कर दिए हैं। अब इंफॉर्मेशन तो देनी है, लेकिन एक सिंपल एप्लीकेशन में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इसके बाद डिजोल्यूशन से जो रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वो इस सेक्शन में बोलता है, जो ये रूल है, रूल 22 सब रूल 5, द एप्लीकेशन शैल बी साइंड पर्सनली बाय द ऑल पार्टनर नॉट बीइंग ए माइनर इन द फर्म एज कंस्टिट्यूटेड एट द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ये तो वो एप्लीकेशन है जब उन्होंने फॉर्म बनाई, सभी ने साइन करने हैं। एंड और एक एप्लीकेशन और देनी है और साइन होगी सभी पार्टनर के द्वारा। कौन सी एप्लीकेशन? इन द केस ऑफ डिसॉल्व फर्म पर्सनली बाय ऑल द पर्सन नॉट बीइंग ए माइनर हु were partner in the firm immediately before its dissolution and by the legal representative of the such partner who deceased so. However, that in the case of any partner who is absent from India or is a lunatic or an idiot, the application may be signed by any person duly authorized by him in this behalf, or as the case may be, by a person entitled under the law to respect him। यानी कि जो डिजोल्यूशन हुआ उस केस में एक एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, वो एप्लीकेशन सभी पार्टनर के द्वारा साइन की जाएगी। यदि कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया तो उसके लीगल हायर के द्वारा साइन की जाएगी। यदि कोई पार्टनर आउट ऑफ इंडिया है तो उसे किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा साइन की जाएगी वो एप्लीकेशन जो हमने आईटीओ को या असेसिंग ऑफिसर को सबमिट करनी है। तो दोस्तों, ये सब था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में, कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होने के बाद हमने क्या क्या करना है। तो मैं कंक्लूजन के तौर पर बता दूं कि सबसे पहले तो हमने डिसोल्यूशन जो फर्म है उसकी इंफॉर्मेशन एक एक इंफॉर्मेशन बना के रजिस्ट्रार ऑफ जो फर्म है या फिर जो जीएसटी डिपार्टमेंट है या कोई दूसरा डिपार्टमेंट है उसको एक एप्लीकेशन भेजनी है विद डीड ऑफ डिसोल्यूशन के साथ। उसके बाद एक एप्लीकेशन बना के हमने आईटीओ को भेजनी है, जिस पर सभी के सभी जो पार्टनर्स है वो साइन करेंगे। उसके बाद हमने उसकी एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को ऐड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर उस फर्म से रिलेटेड। और वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उस फर्म का, उस पार्टनरशिप फर्म का, वो कौन हो सकता है? वो एवरी पार्टनर, उसके 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, जितने पार्टनर है वो सभी के सभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस फर्म के। यदि कोई पार्टनर एक्सपायर हो चुका है तो उस पार्टनर का लीगल हायर जो है उस फर्म का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाएगा, और वह पार्टनर या वह लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन अपने आप को एज ए
रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव एसएससी इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐड करेगा और अपने इनकम टैक्स रिटर्न उस फर्म की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। तो ये था फर्म के बारे में जब हम उसका डिसोल्यूशन करते हैं। क्योंकि इस वीडियो को हमने क्यों बनाया, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के बहुत बार फोन आते थे कि हमने फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया है, बिजनेस बंद कर दिया है, तो उस केस में क्या करें, हम उसकी आईटीआर कैसे फाइल करें। तो दोस्तों इसकी आईटीआर फाइल कैसे होगी और किस तरीके से हम अपने आप को फर्म का डिसॉल्व फर्म का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐड कर सकते हैं या करेंगे, उसके लिए हम एक वीडियो और अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो जब तक हम वो वीडियो नहीं बनाते तब तक आप इस वीडियो में जो ये प्रेजेंटेशन दी गई है इसको देख सकते हैं और अपना जो काम है वो कर सकते हैं, या पोर्टल पर जाकर अपने आप को लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे द्वारा बनाई गई जो ये वीडियो है इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और तब तक मैं इसकी दूसरी वीडियो नहीं लेकर आता। कौन सी वीडियो, कि हम अपने आप को लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैसे ऐड करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।